सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज अधिगम टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अपन और इसके जो पी वाई क्यू हैं उनको मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ पूरा। स्पेशली अभी जो आपकी लेटेस्ट एग्जाम है ग्रेड सेकंड, उसके लिए तो खैर उपयोगी है ही, बाकी एग्जाम के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि ये टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है पूरी साइकोलॉजी का। और मैं मानता हूँ कि इस टॉपिक पे यदि आप बहुत अच्छे से कमांड स्थापित कर लेते हैं तो बाकी टॉपिक को समझना बहुत आसान हो जाता है। मैं ऑफलाइन बैच में सबसे अधिक टाइम यदि कोई टॉपिक में लेता हूँ, इसमें लेता हूँ, क्योंकि अधिगम समझ में आ गया तो विकास समझ में आ जाता है, बुद्धि का एक पार्ट हो जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस का एक पार्ट हो जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। तो इसके बहुत सारे प्रश्न हैं, सब प्रश्नों को लाना संभव नहीं है, बहुत सारी सीरीज इसके ऊपर चलानी पड़े तब जाके अधिगम के पीवाई क्यू पूरे होते हैं। सबसे अधिक प्रश्न इस टॉपिक से आज तक पूछे गए, बट फिर भी अपन कोशिश करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनसे आपको एक आइडिया लगे और एक समझ बने लर्निंग टॉपिक के बारे में, आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे करनी। तो सभी को नमस्कार। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, एक नियम जो इस बात पे बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पे परबलन, परबलन का मतलब हो गया रेनफोर्समेंट, तो उद्दीपक अनुक्रिया एस आर संबंध सुदृढ़ हो जाता है, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो वे कमजोर होते हैं, कहलाते हैं। तो यहां जो ये नियम है ये पूछ रहा है, थॉर्नडाइक के जो नियम है, आपको लर्निंग के जितने भी रूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अभी लेटेस्ट जो रूल है उनके ऊपर भी प्रश्न आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा। ये जो प्रश्न हो रहा है ये कह रहा है कि कोई अनुक्रिया उत्पन्न होने पर अपने को पुनः बलन प्राप्त होता है, तो इससे उद्दीपक अनुक्रिया का जो संबंध है वो क्या हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर पूर्ण बलन प्राप्त नहीं होता है तो वो अनुक्रिया क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो कौन सा नियम है, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम तो कहता है कोई भी चीज को इतनी बार करो, जैसे एक बच्चा भी कर रहा था, रट्टे मार लो, बार बार कर लो। ये सिंपल सा तरीका होता है कोई भी चीज को करने का कि अपन उसको मल्टीपल रिवीजन कर ले, 5 7 बार 8 बार। ठीक है। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, ये कहता है कि कोई भी चीज को करने के लिए यदि हम शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हैं तो करना सीख जाते हैं। मतलब मानसिक तत्परता से रिलेवेंट है तैयारी होना, कि मैं ग्रेड सेकंड देने के लिए तैयार हूं, मैं ग्रेड फर्स्ट देने के लिए तैयार हूं। तो तैयारी का मतलब फिजिकली भी और मेंटली भी। प्रभाव का नियम ये कहता है कि कोई भी अनुक्रिया करते हैं उसके बाद उसका परिणाम अच्छा आता है, नहीं पूर्ण बलन मिलता है, तो उस अनुक्रिया को अपन बार बार करते हैं और करना सीख जाते हैं। मतलब उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य संबंध जो है मजबूत हो जाता है, और पूर्ण बलन प्राप्त नहीं होता है तो अनुक्रिया जो है वो कमजोर हो जाती है। कौन सा नियम है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, प्रभाव का नियम है। चौथा जो ऑप्शन इसने दे रखा है, सादृश्यता का नियम। यहां आपके सामने कंफ्यूजन हो सकता है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दोनों को समझ लेना। एक है लॉ ऑफ एसोसिएशन, एक है लॉ ऑफ एसोसिएशन ऑफ शिफ्टिंग। एक साहचर्य परिवर्तन, एक सादृश्यता नियम है। सादृश्यता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक परिस्थिति में आपने कोई व्यवहार किया और वैसी मिलती जुलती परिस्थिति दोबारा आ गई तो आप वो व्यवहार रिपीट कर देते हैं, पूर्व अनुभव वाला, ये सादृश्यता है। और एक जो है साहचर्य परिवर्तन। साहचर्य परिवर्तन जो नियम था वो दिया था पावलोव का, जो सिद्धांत है वो इस पे आधारित था, साहचर्य परिवर्तन पे, कि कोई जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है वो नए उद्दीपक के साथ रिलेवेंट हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साहचर्य परिवर्तन। तो थोड़ा सा इसको समझ के जाइएगा। यदि जो नए बैचेज हैं उनमें तो मैंने अभी करवाया है। एक नया नियम था इसका, तत्व प्रबलता का नियम। तत्व प्रबलता का नियम क्या है, तो ये जो आंशिक क्रिया का नियम है उसी को इसने तत्व प्रबलता का नियम बोला है, कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें से अपन सही चीजों को चुन लेते हैं और गलत चीजों को छोड़ देते हैं। मतलब संगत चीजों को चुन लेना और असंगत चीजों को छोड़ देना, इसको अपन बोलते हैं तत्व प्रबलता का नियम। तो ये एक नया नाम है, इसको कंफ्यूज मत होना। जो आंशिक क्रिया का नियम हम पढ़ते हैं उसी का ही नाम है। अभी स्टेट में ये प्रश्न आया था इसलिए बच्चों में कंफ्यूजन हो गया, तो इसको देख लेना। और सादृश्यता का मतलब पूर्व अनुभव के आधार पर जो चीज का प्रयोग दूसरी जगह करना। और साहचर्य परिवर्तन जो होता है वो होता है आईपी पावलोव वाला, कि कोई भी जो स्वाभाविक अनुक्रिया है वो नई उद्दीपक के साथ रिलेवेंट हो जाती है। यहां पे जो प्रश्न का आंसर होगा वो क्या होगा, प्रभाव का नियम। तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा थॉर्नडाइक के जो रूल्स ऑफ लर्निंग है उनको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट, सीखने के पॉजिटिव ट्रांस ऑफ लर्निंग को अधिकतम करने के लिए एज ए टीचर आपको क्या करना होगा। यदि आप ग्रेड सेकंड का एग्जाम दे रहे हैं तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोल दूं इस चीज को लेकर। मैंने खैर यद्यपि हर चीज बताता हूं मैं क्लासेस के अंतर्गत कि ये चीज पढ़नी, ये चीज नहीं पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी का पैटर्न बड़ा फिक्स रहता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ग्रेड सेकंड का लगभग फिक्स पर्सन है। आरपीएससी के हर पेपर में सेकंड ग्रेड में
ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रश्न आता है। अब यहां प्रश्न पूछ रहा है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, या तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के प्रकार पे प्रश्न पूछेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के सिद्धांत पे प्रश्न पूछेगा, या इसमें पूछेगा कि एज ए टीचर आप क्या करेंगे। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे, यूज ऑफ डिस्कशन, कि अपन जब क्लास में डिस्कशन करते हैं कि यार आज ऐसे करते हैं कि अपन इन चीजों का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो। डिस्कशन से क्या होता है कि आपके विचार खुलते हैं और आप चीजों को लर्न करते हो, सीखते हो, और सीखा हुआ ज्ञान हमेशा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में योगदान देगा। तो चर्चा हमेशा उपयोगी होती है। सुनिश्चित करेंगे सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हो। अधिगम स्थानांतरण में हमेशा जो योगदान देता है वो सामान्यीकरण देता है या जी बुद्धि देता है। जनरलाइजेशन और जी का मतलब है जनरल इंटेलिजेंस, दोनों चीज याद रखना। सामान्यीकरण की एबिलिटी और सामान्य बुद्धि, ये दोनों ही अधिगम स्थानांतरण में योगदान देते हैं। तो सामान्य सिद्धांत समझ में आ जाएंगे, भी सही है। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, अनुक्रमिक समझ रहे हो आप, सिक्वेंशियल, जैसे अपन बच्चे को सबसे पहले काउंटिंग सिखाते हैं, फिर प्लस सिखाते हैं, फिर माइनस सिखाते हैं, फिर गुणा, फिर भाग। जो अनुक्रमिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जल्दी होगा, सीक्वेंस छोड़ते ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा ही नहीं। तो अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता प्राप्त करेंगे, ये भी सही है। मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव प्रदान करना, ये भी सही लग रहा है। एकल प्रकार का उदाहरण प्रदान करना, ये भी सही लग रहा है। तो आंसर क्या होगा, सी, एबीसी, डी नहीं होगा क्या बेटा। रट्टा मारो, रट्टा मारने वाले पेपर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में तो फिर भी रट्टा मारने से काम चला जाएगा। आरपीसी में रट्टा मारने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। आरपीसी में आपको समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, पूरी भाषा चेंज आएगी। अब ये प्रश्न है, ये अब अंडरस्टैंडिंग वाला प्रश्न है। अब इसमें रट्टा मारने वाला क्या है, कोई किताब मिलेगा ही नहीं आपको। अब इसमें समझना है आपको, रट्टा नहीं होता बेटा, हर जगह रट्टा नहीं काम चलता। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में जीके पढ़ना, रट्टे मार लो आप, चल जाएगा काम, बाकी नहीं चलने वाला है। ध्यान देखो, समझना इसको। समझने वाली बात क्या है, मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव प्रदान करना। सीमित अनुभव प्रदान कर देंगे तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, व्यापक अनुभव प्रदान करेंगे। व्यापकता जब बच्चे में आएगी ना, तब वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करेगा। तो सीमित अनुभव वर्ड गलत है, यहां पे क्या आता, व्यापक अनुभव आता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि मौलिक कार्य तो पॉजिटिव है, लेकिन सीमित अनुभव नेगेटिव हो गया। फिर ये नीचे दे रखा है एकल प्रकार का उदाहरण। एकल प्रकार मतलब एक ही प्रकार का उदाहरण दे, नहीं, हमें हमेशा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए क्या देना चाहिए, बहुल उदाहरण पेश करने चाहिए, अलग अलग प्रकार के उदाहरण पेश करने चाहिए, जिससे बच्चे क्या होगी, समझ डेवलप होगी। इसके अलावा याद रखना, विषय वस्तु को रिलेवेंट करके पढ़ाए, समझकर सीखने पे बल दे, अंतर्दृष्टि का विकास करे। समझ में आ गई बात। समान प्रकार के जो एग्जाम्पल्स हैं विषय वस्तु से रिलेवेंट, वो खूब सारे दृष्टांत जो है उदाहरण बच्चे के सामने प्रेजेंट करे। ये एज ए टीचर अपने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में भूमिका होगी, तो इस चीज को याद रखिएगा। अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न आते हैं, डी और ई गलत है, मतलब ए बी सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए आप, कौन सा कथन सही है, देखे ना, अच्छा प्रश्न है। पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है। अब आपके समझ में आना चाहिए सर, अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है। अनुकूलन और ऑर्गेनाइजेशन, ये जीन पियाजे के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। अब अनुकूलन के दो भाग हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, आत्मीकरण और समंजन, ठीक है। तो ये सही कह रहा है, पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन अनुकूलन की उप प्रक्रिया है। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण कहलाती है। पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए, संरक्षण कहां होता है, 7 से 11 वर्ष में संरक्षण यानी कंजर्वेशन की योग्यता बच्चे में डेवलप होती है। संरक्षण का मतलब क्या होता है, वस्तु के बाहरी स्वरूप में बदलाव होने पर भी उसके आंतरिक गुण में बदलाव नहीं होता है। समझ गए, वो बाहरी रूप से चाहे बदल जाए, पानी को बर्फ में बदल दो, लेकिन उसके जो मूल गुण हैं वो वही विद्यमान रहेंगे। ये होता है कंजर्वेशन की योग्यता। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। ये क्या सही है क्या लाइन। और तीसरा, व्यवहारों के संगठित पैटर्न जिसको आसानी से दोहराया जा सके, उसे स्कीम। ये स्कीम हिंदी में गलत लिखा हुआ है, पर्सन में स्कीम ही लिखा हुआ था, लेकिन इंग्लिश में स्कीम्स लिखा हुआ है। और स्कीम्स का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। अब आंसर बताओ फटाफट, बताओ। बेटा रट्टे किसमें मत मारो, लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड का पेपर इतना अच्छा आया था। ये तो इन्होंने पटवारी वगैरह में इनमें जी पर्सन दे दी, इसलिए आप लोगों को लग रहा है कि रट्टे मार लो। मैं यही कहूंगा कि रट्टे मारोगे तो भूल जाओगे, चीजों को समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं, लंबे टाइम तक याद रहेगी। हाँ बताओ। और बताओ क्या आंसर आ रहा है, बताओ। दो दो, देखो सिंपल सी बात समझना, संरक्षण वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ज्ञान कभी नहीं होता है।
वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ज्ञान होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व को वस्तुनिष्ठ और वास्तविक ज्ञान बोलते हैं। संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता, मैंने बताया कि वस्तु में परिवर्तन और स्थिरता को समझने की जो योग्यता है उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। ये 7 से 11 में पाया जाता है। और ये जो कह रहा है संगठित पैटर्न जिसको आसानी से दोहरा जा सके, स्कीम्स कहलाते हैं। ये स्कीम्स, स्कीम वर्ड गलत है यहाँ पे, स्कीम्स इंग्लिश वाला सही है। स्कीम्स का मतलब होता है कि जैसे आप प्रतिदिन कोई चीज करते हो, आप सुबह उठते हो, नहाते हो, कपड़े पहनते हो, लाइब्रेरी जाते हो, तो ये जो जो प्रतिदिन व्यवहार आप रेगुलर कर रहे हो ना, वो सब आपका स्कीम्स होता है। और स्कीम का मतलब होता है नॉर्मली मान सूचनाओं की एक इकाई। जो भी अपन समस्या समाधान में अपन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करते हैं वो आपकी स्कीमा होती है। ठीक है, तो स्कीमा अलग है, स्कीम्स अलग है। ठीक है, तो यहां पे ये सी भी सही है और ए भी सही है, मतलब गलत क्या हो गया, बी। तो ए और सी सही है, मतलब आंसर 2। हाँ, माइंड में संरचना बनना हो जाएगा। बेटा रट्टे मारना सही नहीं है, रट्टे कभी अच्छा नहीं होता, रट्टा तो तभी मारना चाहिए मतलब कुछ चीजें जीके आप रट्टा मार सकते हो, बट उसको भी रिलीवेंट करके पढ़ोगे ना तो वो याद रहेगा, वरना भूल जाओगे आप। मॉडल पेपर आएंगे बेटा अभी, ऑब्जेक्टिव बुक आएगी शैक्षिक परिदृश्य की, और टीचिंग मेथड वाली काम चल रहा है ऑब्जेक्टिव, उसके बाद लास्ट में मॉडल्स आएंगे। अगला प्रश्न देखना, ब्रुक्स एंड ब्रुक्स के अनुसार, ये देखो बहुत आ रहा है सेकंड ग्रेड के स्पेशली आरपीएससी में, कौन सा रचनावादी टीचर का लक्षण नहीं है? शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव में संलग्न करना जो विरोधाभास दर्शाते हैं, मतलब अपोजिट हो, जिससे बच्चे की सोच डेवलप होगी। विद्यार्थियों की स्वायत्ता को प्रोत्साहित करना और उसे स्वीकार करना, ये भी सही है। बंद प्रश्न पूछकर शिक्षार्थी की पूछताछ को प्रोत्साहित करना। अनुप्रयोग और प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षार्थी की समझ का आकलन करना। यहां एक गलत है, बाकी सब सही। बताओ। ऐसे अनुभव में संलग्न करना जो विरोधाभास, मतलब विरोधाभास जिससे क्या होता है, बच्चा डिबेट करेगा, सोचेगा, समझेगा, ये इंक्वायरी के लिए, आपके कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के लिए बढ़िया होता है। स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना भी पॉजिटिव है। बंद प्रश्न पूछना गलत होता है, हमेशा याद रखना क्रिएटिविटी या निर्मितवाद के लिए हमेशा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछें। कौन से उत्तर वाले? मुक्त उत्तर वाले। मुक्त उत्तर मतलब खुले प्रश्न हो। खुले का मतलब आपको ये पूछा जाए कि धीर सिंह सर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कुछ भी राय दे सकते हो, अच्छी बुरी खराब जो भी है। एक मैं आपको ये ऑप्शन दे दूं कि इन दोनों सरों में से कौन सा बेस्ट है, तो आपको केवल हाँ ना में जवाब देना, अपनी राय नहीं दे सकते। तो आपको जब हाँ या यस या नो में बांध दिया जाता है तो वो है बंद प्रश्न। और बंद प्रश्न कभी भी क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को बढ़ाते नहीं है। हमेशा खुले प्रश्न जो होते हैं, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, वो क्रिएशन को बढ़ाता है। जी। हाँ, मिलना चाहते हो आ जाना, जयपुर ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, उस दिन आ जाना आप। नरेंद्र जोशी कह रहे हैं सर आप जैसे टीचर पेपर लीक करते हैं, एकदम सही कह रहा है बेटा, हमारा ये तो काम है। और क्या करेंगे, पेपर लीक ही है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आएगा, अब प्रश्न वैसे के वैसे आ जाते हैं, तो लीक के बराबर ही है ये, इससे बढ़िया क्या होगा। देखो दो चीजें होती हैं लास्ट टाइम में, आपको पॉजिटिविटी किस चीज से आती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखो, आपको जो सही लगता है, आपको लगता है कि मैं क्लास देखने से मेरा ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं, तो क्लास देखिए। मैं तो आज भी इस बात का राय देता हूं और सहमत हूं कि मैक्सिमम बुक्स पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है, रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है, आप बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीजें कवर कर सकते हैं। आपका मूड अच्छा नहीं हो रहा, अजीब सा लो फील हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तब उस समय क्लास देख ली तो उससे पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है ना? ओके, चलिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक समझ रहे हैं हम, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 12 वर्ष से 15 वर्ष की विशेषता है। परिकाल्पनिक चिंतन हाइपोथेसिस थिंकिंग जो संभावना से वास्तविकता की ओर चलता है, जिसमें पेंडुलम की समस्या प्रयोग किया गया था। जनरलाइजेशन एंड रूल मेकिंग सामान्यकरण और नियम निर्माण, अधिगम स्थानांतरण, सामान्यकरण, निष्कर्ष निकालना,
नियमों का निर्माण करना, आगमन और निगमन चिंतन दोनों करना, निष्कर्ष निकालने की योग्यता, मेमोरी, कल्पना, इन सब का विकास जो होता है वो किशोर अवस्था में होता है। तो ए और दो बी तो दोनों एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन है ईगोसेंट्रिविटी। ईगोसेंट्रिविटी जो होती है वो ईगोसेंट्रिज्म की प्रवृत्ति कहां होती है? बच्चे में 4 से 7 वर्ष के मध्य होती है, जहां बच्चा अपने ही विचारों को सही मानता, जिसपे थ्री माउंटेन्स प्रॉब्लम का प्रयोग किया गया था। और एनिमिज्म ये भी 2 4 से 7 वर्ष में ही पाई जाती है, जहां बच्चा हर गतिशील वस्तु को सजीव मानता है। समझ गए? तो ये दो विशेषताएं सी और डी यहां पे गलत हैं और ए और बी दोनों सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछ रहा ना? ए तथा बी, डी ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड। एमसीक्यू की बुक अभी जो ऑब्जेक्टिव चल रही है वो ले लो, बढ़िया किताब है, उसको अलावा देखने की जरूरत नहीं है मेरे अनुसार। आप उसमें थर्ड ग्रेड भी आ गए, थर्ड ग्रेड के तो साइकोलॉजी के पेपर, गिनती के पेपर हैं। मेरी तो राय है कि जो अभी ऑब्जेक्टिव चल रही है वो ले लेनी चाहिए। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा कौन सा सिद्धांत विकसित किया गया? बहुत इजी प्रश्न आया हुआ है, तो ये चर्चा करने की जरूरत नहीं है। सूझ का सिद्धांत। बस इस पे जो लेटेस्ट प्रश्न अभी एग्जाम में एक आया था वो आया था, सूझ पे किस कार्य का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सूझ पे अनुभव का, प्रत्यक्षीकरण का, बुद्धि का, कल्पना का, प्रयास व त्रुटि का, ये बिंदु एक नया आया था। बाकी तो सीधा सा प्रश्न है। संयोजनवाद थॉर्नडाइक वाला है, सक्रिय अनुबंधन स्किनर है और शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव। अधिगम धीरे धीरे होता है ना कि अंतर्दृष्टि युक्त, ये कौन से मनोवैज्ञानिक से रिलेवेंट है? स्किनर कहते हैं अधिगम जो होता है वो अनुक्रिया और पुनर्बलन का परिणाम होता है। आईपी पावलो कहते हैं अधिगम जो होता है वो स्वाभाविक अनुक्रिया का नए उद्दीपक से रिलेवेंट है। थॉर्नडाइक कहता है अधिगम हमेशा धीरे धीरे होता है। अंतर्दृष्टि तो कहता है कि अधिगम आकस्मिक होता है, अचानक होता है। इनसाइट थ्योरी और थॉर्नडाइक मतलब चीजों को लंबे टाइम तक तुम्हें याद करना तो क्या करो, कंपैरिजन करके पढ़ो। थॉर्नडाइक और इनसाइट थ्योरी को यदि कंपैरिजन कर लोगे तुम कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि दोनों में ही कंपैरिजन होता है। वो अपोजिट है, ये अपोजिट है। वो कहता है अचानक से होता है और ये कहता है धीरे धीरे होता है। और जेबी वाटसन जिन्होंने व्यवहारवाद दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही नहीं है? खोज पे आधारित है, एक्सप्लोर बेस्ड है, चिंतन का विकास करता है, रटन पद्धति को प्रोत्साहन, नवीन ज्ञान का विकास। काफी इजी प्रश्न है, बता दो फटाफट, बता दो फटाफट। गुरुजी हेल्प चाहिए आपसे। हम हेल्प किसी से मत लो बेटा, खुद की हेल्प खुद ही करो। अरे सामान्य पेपर होगा, एक ही प्रकार का पेपर होगा, संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग में। ज्यादा तनाव मत लो। ये राय मेरे से बार बार आप लोगों द्वारा पूछी जाती है कि सर मैं लेवल सेकंड का अभ्यर्थी हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। लेवल सेकंड की अब पोस्टें इन्होंने क्या कर दिया, आंसर की ढंग से जारी नहीं करते हैं। पहले आंसर की जारी की, उसके आधार पर रिजल्ट निकाल दिया, वो लोगों की 2 2 साल की नौकरी हो गई। फिर उन लोगों ने कोर्ट में गए। अब 2 2 3 3 पर्सन उन्होंने पहले आंसर गलत मान रखे थे, उनके वो पर्सन सही हो गए। अब ना तो पहले वाले को हटा सकते हैं और नए वालों को पोस्टिंग देनी पड़ रही है। अब हुआ क्या, लेवल सेकंड में स्थिति ये हो गई कि टीचर अधिशेष हो गए, पोस्टें खाली नहीं है, डबल रिजल्ट निकाल दिया। पहले वाले भी लगे हुए हैं, दूसरे भी लग गए। अब लेवल सेकंड में पोस्टें नहीं है, जब तक डीपीसी नहीं होगी तब तक लेवल सेकंड में वैकेंसी नहीं आएगी। अब संस्कृत शिक्षा विभाग वाली पोस्ट है आपके सामने, तो आपके पास ऑप्शन यही है कि तुम ये कर सकते हो कि जनवरी तक ढंग से उसकी तैयारी कर लो, क्योंकि उससे भी ग्रेड सेकंड का लगभग। बाकी लेवल सेकंड वालों को ग्रेड सेकंड पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो बच्चे बहुत सिंसियरली हैं, उनको लगता है कि मेरे पास टाइम है। ठीक है, तो लेवल सेकंड में पोस्टें आएंगी, लेकिन डीपीसी से पहले पोस्टें नहीं आएंगी। हाँ, जनवरी में हो जाएगी। और ये ज्यादा भी नौकरी की जरूरत है तो इसकी कर लो आप। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ये सोनू जो लग रहा ना, ये आपकी बार चपरासी पार। चपरासी सबसे बड़ा कंपटीशन चपरासी का होगा, बता देता हूँ। ये दिमाग से निकालता ना कि चपरासी इजी है, कुछ इजी नहीं है। प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन सबसे महत्वपूर्ण है, ये किस मनोविज्ञान से रिलेवेंट है? देखो, पुनर्बलन का सिद्धांत जो दिया था वो हल ने दिया था। किसने दिया था? हल ने दिया था। लेकिन पुनर्बलन को केंद्र बिंदु जो माना था ना, वो केंद्र बिंदु जो माना है ना, वो किसने माना है? स्किनर ने माना है। याद रखना, पर्सन की भाषा पे आंसर डिपेंड करेगा। केंद्र बिंदु पूछेगा तो आपको स्किनर करना है। ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम के प्रवर्तक, इजी प्रश्न है, कई बार चर्चा हो गई, कोहलर।
कई बार बहुत इजी प्रश्न आ जाते हैं। देखो सेकंड ग्रेड के प्रश्न है। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? मनोगत्यात्मक अधिगम मतलब साइकोडायनेमिक, जो आप क्रियात्मक गतिविधि से कोनेटिव भी बोल सकते हैं, साइकोडोमेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जितनी भी गामक क्रियाएं होती हैं वो सब इसमें होती हैं, लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना। संज्ञानात्मक अधिगम, जहां आप मानसिक क्रियाएं करते हैं, वो सब कॉग्निटिव है। यांत्रिक अधिगम कुछ भी नहीं होता। यांत्रिक अधिगम किसको बोलते हैं? जो व्यवहारवादी अधिगम है ना, पावलोव, थॉर्नडाइक, ये सब जो है इसको यांत्रिक अधिगम बोलते हैं। तो यांत्रिक अधिगम अधिगम का मुख्य प्रकार नहीं है। और चौथा है भावनात्मक यानी इमोशनल अधिगम। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन यांत्रिक अधिगम जो है वो किसको बोला जाता है? थॉर्नडाइक और पावलोव यानी व्यवहारवादी सिद्धांतों का जो अधिगम है उसको यांत्रिक अधिगम बोला जाता है। प्रकार तीसरा प्रकार नहीं होगा, बाकी सब प्रकार है बेटा, ठीक है। ओके, हाँ, यांत्रिक नहीं होता है। अगला प्रश्न देखना, कौन सा एक सीखने की विशेषता नहीं है? लर्निंग की विशेषता कौन सी नहीं है? सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पे निर्भर होता है, ठीक है। विदाउट मोटिवेशन तो कोई चीज प्रारंभ भी नहीं होगी, ये अपने माइंड में फीड कर लो। मोटिवेशन नहीं होगा तो उस दिन आप देखना आपकी पढ़ाई बहुत कम होती है, आप एकदम अजीब सा फील करते हैं, लो फील करते हैं। आजकल अभी ग्रेड सेकंड वाले बच्चों के मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, लो फील करना। लो फील कब होता है? जब अंदर से मोटिवेशन जवाब दे जाता है कि यार सर नहीं हुआ तो, पेपर खराब हो गया तो, ये चीजें हमारे अंदर नेगेटिविटी लेके आती है। इसलिए हमेशा अपने आप से बात करनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं अच्छा कर लूंगा, कर लूंगी, धीरे धीरे कर लूंगा। तो पॉजिटिव बातें करना शुरू करो, मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है। तो परिपक्वता पे निर्भर करता है। सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया, लाइफ टाइम लॉन्ग प्रोसेस है, कभी रुकेगा नहीं। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है। मेस्लो ने स्पेशली इस पे बात बल दिया है कि लक्ष्य प्राप्ति का माध्यम है लर्निंग। सीखना केवल औपचारिक है, औपचारिक गलत है। बेटा चपड़ासी की रणनीति बताने की कहां जरूरत है सोनू? तू क्यों लगा हुआ है इस चपड़ासी के? मारेगा क्या बेचारे को? कब से लगा हुआ है? हर लाइव बैच में साइकोलॉजी क्लास लेता है और बात करता है चपड़ासी। चपड़ासी की रणनीति बताओ। चपड़ासी की कोई रणनीति नहीं है बेटा। चपड़ासी की रणनीति यही होती है कि बस चेप के आना है, जो भी दिख जाए उसी को चेप आना। प्रश्नों को रहे, या तो तू चिप जाएगा, नहीं चपड़ासी चिप जाएगा, और नहीं चिपता तो फिर थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड तैयार है। क्यों इस चपड़ासी के पीछे पड़ गया? डी, हाँ, वेरी गुड। सोनू को नहीं, सोना है क्या? अच्छा, सोना, सोना तैयारी कर रही है चपड़ासी की। बावड़ी सोना रहने दे तू तो। चपड़ासी लग के क्या करेगी बावड़ी? फालतू में भीड़ रहेगी ऑफिस के आगे। टीचर बन, लड़कियों के लिए सबसे बढ़िया नौकरी है टीचर की। इनारा मत दे चपड़ासी पार, चपड़ासी पार। सोनू तेरा इरादा बदल बेटा, ये सोनू कुमारों के लिए सही है चपड़ासी, सोना के लिए सही नहीं है। बताओ, ये समझ में आ गया? औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी, याद रखना ना। मतलब अपन लर्निंग जैसे अभी एक निर्धारित समय और स्थान है तो औपचारिक हो गया। जिसका कोई समय स्थान नहीं होता वो क्या होता है? अनौपचारिक होता है। तो अपन घर बैठे, स्कूल में जाते समय कहीं भी कुछ भी सीख लेते हैं। तो लर्निंग फॉर्मल भी इनफॉर्मल भी है, ठीक है। और निरौपचारिक भी, आजकल तो घर बैठे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, तो ये गलत है। इसकी जगह पे एक ऑप्शन और भी आ सकता है, लर्निंग सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्लास के अंदर भी होता है, क्लास के बाहर भी होता है। कौन सा कथन अधिगम के संदर्भ में गलत है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सही है। परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, अभ्यास के कारण व्यवहार परिवर्तन, नवीन व्यवहारों का अर्जन करना। देखो अधिगम में सब चीजें आती हैं, लेकिन ये बार बार कंफ्यूजन करने वाला बिंदु है। मेच्योरिटी अधिगम के लिए अनिवार्य है, परिपक्वता अधिगम का आधार है। लेकिन परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी परिवर्तन होता है। इसलिए यद्यपि परिपक्वता अधिगम के लिए जरूरी है, लेकिन परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। ये माइंड में फिक्स कर लेना इस चीज को। इसका मतलब नहीं है परिपक्वता अधिगम में योगदान सदैव देगी, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी होता है, इसलिए सही नहीं मान जाता। थर्ड पेपर की किसके, थर्ड पेपर किसके लिए? नौकरी कोई छोटी, हाँ नौकरी कोई छोटी नहीं होती बेटा, नौकरी कोई छोटी नहीं है। मैं तो थर्ड फोर्थ ग्रेड को सबसे अच्छा मानता हूँ, छोटी की बात नहीं है।
लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी सी सही नहीं होती ना यार। लड़कियों के लिए मैं ये मानता हूँ कि एक बार टीचर वगैरह इन पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। बाकी और ऑप्शन नहीं हो, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना हो तो दे लो। ऐसा नहीं कि मैं एक कर रहा हूँ कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए, कर लो, क्या दिक्कत है। बाकी लड़के ज़्यादा अच्छे लगते हैं मतलब फोर्थ ग्रेड में। सबकी वैकेंसी आ जाएंगी, पीटीआई की भी आ रही है, सब लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है, सब इंस्पेक्टर की इतनी बड़ी वैकेंसी हो गई। आप मान के चलो कि ईओआरओ की वैकेंसी आ रही है, आरएस की भर्ती आ रही है। अब इतनी सारी वैकेंसियां फिर भी हम किसी एक में नहीं लग पाते हैं, तो मुझे लगता है 2026 आपके लिए फिर पॉजिटिव ही नहीं है। पॉजिटिव मतलब आप उसको पॉजिटिव बना ही नहीं रहे हो। वैकेंसियां सब है। जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास निर्धारित अवस्था नहीं, बहुत इजी प्रश्न है ये तो। अनौपचारिक संक्रियात्मक औपचारिक होता है, अनौपचारिक नहीं होता है, याद रखना। संवेदीगामक होता है, प्रयोग मूर्त संक्रियात्मक होता है। तो डी पहला ऑप्शन गलत है इसमें। पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का ये नियम, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहा है, इस प्रश्न को समझना आप, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। ये प्रश्न समझना आप, अच्छा प्रश्न है। पुनर्बलन संबंध की मजबूती को बढ़ा देता है, जबकि दंड संबंध की शक्ति पर कुछ भी नहीं करता है। अधिगम का ये नियम क्या कहलाता है? झाड़ू लड़कियां अच्छी लगाती हैं, अच्छा। इस आधार पे फोर्थ ग्रेड सही है क्या लड़कियों के लिए? बढ़िया है। वो जमाना गया, अब लड़कियां झाड़ू लगाती नहीं है, लड़के लगाते हैं आजकल। वेरी गुड, इसको समझना है, इस पर्सन को। संशोधित प्रभाव का नियम, देखो थॉर्नडाइक ने पहले जो नियम दिया था वो दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट 1913 में। फिर 1930 में इसने इसका नाम चेंज किया संशोधित प्रभाव का नियम, जिसमें इसने एक लाइन बोली कि पुनर्बलन और दंड ना तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ना एक दूसरे के प्रतिकूल होते हैं। पुरस्कार से अनुक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन दंड से अनुक्रिया की शक्ति कमजोर नहीं होती है। ये जो बात बोली थी इसने 1930 में संशोधित प्रभाव के नियम में बोली थी। तो ये बहुत बार ये प्रश्न आ गया, इसको याद करके जाना, ठीक है। बहु अनुक्रिया का नियम क्या कहता है? कोई भी चीज को बार बार करते हैं तो करना सीख जाते हैं, मल्टीपल रिस्पॉन्स है। साचरी स्थानांतरण का नियम है आईपी पावलो वाला, कोई भी स्वाभाविक अनुक्रिया का नए उद्दीपक के साथ संबंध स्थापित हो जाना। और लव इफेक्ट अपन चर्चा कर चुके हैं, तो इसमें एक नंबर। थॉर्नडाइक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मितवाद के ई उपागम के किस सोपान में शिक्षार्थी सीखी गई अवधारणा को अन्य संबंधित अवधारणाओं के साथ एकीकृत करता है, मतलब जोड़ता है, और अपने ज्ञान और समझ का उपयोग वास्तविक संसार में करता है? अच्छा प्रश्न है ये। देखो 5 ई उपागम दिया था रोजर बाइकी ने, और रोजर बाइकी का जो 5 ई उपागम है उसमें ये जो शब्द अवधारणा है कि कोई भी अवधारणा जो पहले से सीख रखी है उसको नई के साथ जोड़ता है और अपने ज्ञान का उपयोग फिर जाके वास्तविक संसार में करता है। तो इसमें क्या आएगा? विस्तार आएगा, इंगेज आएगा, एक्सप्लोर आएगा, या व्याख्या आएगा? 5 ई में क्या आएगा? 5 ई में देखो पहला तो होता है इंगेज। इंगेज का मतलब होता है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपकी रुचि क्रिएट करने के लिए ऐसी चीजें करूंगा जिससे विषय वस्तु की तरफ आपका ध्यान जाए। समझ रहे हो? मैं ऐसी चीजें पूछूंगा, जिज्ञासा जागृत करूंगा, उसको तो इंगेज बोलते हैं। फिर इंगेज के बाद आता है एक्सप्लेन, आपका एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है आप नई अवधारणाओं की खोज करोगे। फिर आता है एक्सप्लेन, जब उसको आप परिभाषित करना शुरू कर दोगे, एक्सप्लेन होता है। फिर आता है आपका एक्सप्लेन के बाद इलोबरेट। इलोबरेट का मतलब होता है उसको गहराई तक समझना, एकदम डीपली नॉलेज। और लास्ट होता है विस्तार एक्सटेंड। ये विस्तार एक्सटेंड जो है वैसे वो 7 ई का पार्ट है। ये 7 ई में जोड़ा गया था, 5 ई में इलोबरेट ही था। तो विस्तार एक्सटेंड जो होता है उसका मतलब होता है आप जो पहले से सीख चुके हो उसको नई से जोड़ोगे और उसका रियल संसार में प्रयोग करोगे, मतलब उसका फैलाव कर रहे हो। तो यहां पे आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, इसको समझ के जाना। 5 ई और 7 ई का पूरा कॉन्सेप्ट समझ के जाना।
एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक प्रकरण पढ़ाना चाहता है। पढ़ाने से पहले वह विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करने का प्रयास करता है। ये कौन सा नियम उपयोग में ले रहा है? मैं क्लास में आऊंगा, क्लास में आते सबसे पहले किस रूल का प्रयोग करूंगा? मैं कहता हूं कि आज अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये टॉपिक ऐसा है जो आपकी बाकी टॉपिक की समझ क्रिएट करता है। तो मैं ये जो बातें करूंगा, आपको मेंटली जो तैयार कर रहा हूं, वो कौन सा नियम का प्रयोग करूंगा? क्लास में आते ही सबसे पहले टीचर जिस नियम का प्रयोग करता है वो कौन सा होता है? बेटा, भगवान कभी नहीं बनाएगा। ये अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। मैं नहीं कहता कि ईश्वर को मत मानिए, 100% मानिए, लेकिन तुम यदि ये कहते हो कि ईश्वर बना देगा, कभी नहीं बनाएगा। चाहे तुम 1000 स्वामणियां बोल देना, ईश्वर नहीं बनाएगा। बनाएगा तुम्हारे अंदर का पुरुषार्थ। समझ में आ गई क्या बात? ऐसा नहीं होता है। आप ईश्वर को मानिए, मन से विश्वास रखिए, लेकिन आप किसी पे डिपेंड मत बनिए कि वो बना देगा। कोई किसी को नहीं बना सकता। सही दिशा में चल गए तो बन जाओगे, वरना कोई नहीं बनाएगा। अब कल्याण मित्र हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो जोड़ दो बिना एग्जाम दिए ही। उन्हें लगता है कि मैं बना दूंगा। मैं नहीं बनाऊंगा। मैं केवल एक गाइड कर सकता हूं, मैं केवल एक दिशा दे सकता हूं। और ये तुम खुद भी कर सकते हो और तुम्हें करना पड़ेगा। ये बार बार अवसर नहीं आने वाले। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम 2025 और 26 में नौकरी नहीं लगे ना, तो जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। फीड कर लो इस चीज को। मानिए ईश्वर को, लेकिन ईश्वर थोड़ी बनाएगा भाई, बन खुद पड़ेगा। आंसर क्या होगा बताओ इसमें? ये हमेशा लॉ ऑफ रेडीनेस है। यदि लॉ ऑफ रेडीनेस ऑप्शन में नहीं होगा ना, तो आपको मनोवर्ती का नियम आंसर करके आना है, मेंटल सेट। यदि ये नहीं हो तब ये करना है, ठीक है? वरना तत्परता का नियम करना है। उपयोग अनुपयोग का नियम जो होता है वो अभ्यास के नियम का पार्ट होता है। प्रभाव के नियम की चर्चा अपन ने करी ली। देखो कितने सारे प्रश्न आते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए अपनी स्कीमा को रूपांतरित व संशोधित करता है, उसे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न बार बार आता है। जहां भी जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की दो प्रक्रियाएं हैं, एक है साम्य धारण और एक है एसिमिलेशन। साम्य धारण, साम्य धारण तो इक्विलिब्रेशन, ठीक है ना? ये तो इक्विलिब्रेशन है और ये एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन क्या होता है? और एक ही एकोमोडेशन है। हमेशा याद रखना, जब भी परिवर्तन होगा, पहले से कोई चीज देखो, आप समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। स्कीमा क्या है? मेरे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब स्कीमा होती है। मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिया पियाजे के बारे में, तो पियाजे के बारे में जो इंफॉर्मेशन ली वो तुम्हारे दिमाग में क्या बन गई? स्कीमा बन गई। अब जैसे तुम परीक्षा हॉल में जाओगे तो वो स्कीमा तुम्हारी उस प्रश्न का आंसर देने में मदद करेगी। इसको बोलते हैं अपन स्कीमा। अब स्कीमा में मान लीजिए जो पहले से तुमने सीख रखा था, उसकी सहायता से तुम कोई भी नया प्रश्न आया और उसका तुमने हल निकाल दिया, तब तो वो कहलाएगा एसिमिलेशन। लेकिन आपको लग रहा है कि यार नहीं, ये तो सही नहीं है, इसमें तो ये गलत बताया है, ये दूसरे सर ये बोल रहे हैं। तो जब पहले से मौजूद स्कीमा में परिवर्तन होता है ना, उसको अपन बोलते हैं समायोजन या समंजन। एकोमोडेशन क्या है? जब भी पहले से मौजूद विचारों में परिवर्तन होगा, संशोधन होगा, वो एकोमोडेशन है। और जब कोई संशोधन नहीं होता है, पहले से मौजूद चीज का प्रयोग आप एज इट इज कर लेते हो, तो वो क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। और इक्विलिब्रेशन क्या होता है? जब दोनों के बीच के संघर्ष को समाप्त करते हुए तुम सही स्कीमा डेवलप करते हो, तो वो क्या होता है? इक्विलिब्रेशन। ये बार बार कॉन्सेप्ट आते हैं। तो परिवर्तन जहां भी आएगा ना, वहां समायोजन करना है। क्या करना है? समायोजन करना है। ओके। अधिगम के रचनावादी सिद्धांत पे आधारित अनुदेशनात्मक प्रतिमान, जिसमें शिक्षक एक सहजकर्ता, सहजकर्ता मतलब क्या होता है? फैसिलेटर। तो सहजकर्ता मतलब क्या होता है? फैसिलेटर के रूप में कार्य करता क्या कहलाता है? अवधारणा मानचित्रण। अवधारणा मानचित्रण होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग, जो जोसेफ नोवेक ने दिया था, जिन्होंने मानव निर्मितवाद दिया था। विषय वस्तु को अपन डायग्राम से व्यक्त करते हैं। विचार मंथन प्रतिमान। ये विचार मंथन प्रतिमान क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो ओसबर्न ने दिया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। 5E प्रतिमान जो रोजर बाइक ने दिया था। 4E प्रतिमान होता ही नहीं है। तो 5E प्रतिमान मूलतः निर्मितवादी उदाहरण है, जहां टीचर एज ए मार्गदर्शक, फैसिलेटर का काम करता है, जहां बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, टीचर का कोई रोल नहीं है।
वो केवल बच्चों के सामने प्रॉब्लम्स रखता है, समूह में डिवाइड करता है, बच्चे समूह में विभाजित होकर समस्या का समाधान निकालते हैं। तो सहजकर्ता के रूप में काम करता है वो 5E प्रतिमान। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये लेटेस्ट में जस्ट अभी आया है, इसको याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझना इन चीजों को, लेटेस्ट प्रश्न है, इनसे आइडिया लगेगा कि अभी प्रश्न क्या आ रहा है। स्वचालित प्रतिक्रियाओं का नए उद्दीपक से संबंध। स्वचालित प्रतिक्रिया समझ में आ रहा है, ये समझो, कॉन्सेप्ट समझो। आप रटोगे साइकोलॉजी को तो समझ में नहीं आएगी। अब आरपीसी तो पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहा है। अब ये आप कोई किताब पढ़ना समझ में नहीं आएगा, यार ये क्या पूछ रहा है स्वचालित प्रतिक्रिया, समझ लिए। स्वचालित प्रतिक्रिया क्या है? स्वाभाविक प्रतिक्रिया, यूसीआर। क्या है ये? यूसीआर, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। कुत्ते के ऊपर पावलों ने प्रयोग किया और कुत्ता लार टपकाता है भोजन को देखकर, वो यूसीआर है, स्वचालित प्रतिक्रिया है वो, जिसे करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होती है, वो स्वचालित प्रतिक्रिया है। का नए उद्दीपक से संबंध क्या कहलाता है? वो प्रतिक्रिया जब नए स्टिमुलस से रिलेवेंट हो जाती है तो क्या कहलाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन? नहीं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में तो क्या होता है? अनुक्रिया और पूर्ण वलन के संबंध की बात करता है। विलोपन एक्सटेंशन क्या होता है? जब आपको पूर्ण बलन नहीं मिलता है तो अनुक्रिया खत्म हो जाती है, उसको विलोपन एक्सटेंशन बोलते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है? ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, जो लार टपकना है, वो आज भोजन के प्रति हो रही है, कल घंटी के प्रति होने लग गई, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाएगा। तो ये प्रश्न इससे रिलेवेंट करके पूछ रहा है, समझिए आप। और अंतर्दृष्टि अधिगम क्या है? जहां अचानक से समस्या का समाधान होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। बेटा एग्रीकल्चर लेक्चरर हो या किसी में भी हो, पोस्टें सब में हैं। भर्तियां सिर्फ ग्रेड 3 लेवल 2 को छोड़ के सब गजब की भर्तियां, मतलब सब में अच्छी पोस्टें आई हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी शक्तियां क्या है, मेरे पास टाइम कितना है, इस टाइम में मैं कौन सा कंटेंट लूं, उस कंटेंट को मैं कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करूं। यदि ये 4 चीजें आपने फॉलो कर ली ना, 5 बार सिलेबस को, कंटेंट को रिवाइज कर गए ना, तो मैं कोई ताकत नहीं रोक सकती सिलेक्शन से। अब तुम पता नहीं क्यों बार बार ये चीजें पूछते हो, सर कैसे करें, क्या करें, क्यों करें? मैंने हर चीज बहुत शॉर्टली बता रखी है, ऐसे कर लो यार। करते तो हो नहीं, कंफ्यूज रहते हो, क्या करूं तुम लोगों का। पियाजे के सिद्धांत में ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, जस्ट आया भी। अलग अलग व्यवहार और विचारों को एक उच्च स्तर की प्रणाली में समूहबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अच्छा प्रश्न है। पियाजे के सिद्धांत में अलग अलग व्यवहार और विचारों को एक उच्च स्तर की प्रणाली में समूहबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विलियम बेंटिंग, देखो नाम, देखो इनके, कोमल जी कैसे हो, क्या करना है कोमल जी कैसे हो, नाम बेंटिंग लगा रखा है। छोरे है ना ये, मतलब बिगड़ के दिलाका हो रखे हैं। जो नाम है वो ओरिजिनल रखो, विलियम बेंटिंग और जस्टिस फर्नांडो और मैकडोनोलियार, क्या है ये? अरे थाने लग गए है कि कोमल जीर, पूनम जीर आके जी लगाना से ए बात रिस्पॉन्स दर ही कौन दी भाई ये। लड़की इतनी शाणी हो, इतनी दूरदर्शी हो, बहुत आगे की सोचे हैं। अनजठे हैं, दिखा उन्हें कि हाँ यो संभावना है, यो छोरो लाक्स का है, डंको है, ठीक है, बैठे है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देंगे, दर में ही कौन देंगे, वो आंख उठा के कौन देखेंगे, जो कितना एफर्ट्स कर लीजिए। और लागो ने बेटा, विलियम बेंटिंग चपड़ासी, अब की बार चपड़ासी पार भी कर गो ने, तो कोमल जी ऐसे है ना, भाव देना शुरू कर देंगे, कम से कम चपड़ासी है, कई फायदा हो जाएगा। 12 भी काम करेगो, घरा का भी झाड़ू सा कर लेगो, चपड़ासी का फिर ईगो तो रहेगा नहीं, खत्म हो जाए ईगो तो भी को। चपड़ासी को मतलब है भी कोई ईगो खत्म है, क्योंकि बड़े आईएएस अधिकारियों में भी कह रहा है ना, पानी ले, ओ ले ले, ओ लिया, तो भी को ईगो खत्म हो जाए। तो मैं तो लड़कियां राय भी दूंगा कि थाने दी कोई चपड़ासी लाग रहा छोरा मिल जाए ढंग का, सगाई मास्टर के चक्कर में मत रहिए। लड़की दी कोई नौकरी लाग रही है तो बिन चपड़ासी के साथ कर लेनी चाहिए, कई फायदे हैं। टाबर ने पाड़ेगो, पोटी वो करवा लेगो, साफ वो कर देगो, ठीक है, बिको ईगो खत्म हो जाए। और यह जगह स्कूल लेक्चरर बन जाए ना, ए आप गुम रहे, मैं माना को नहीं। तो विलियम बेंटिंग महोदय
टारगेट तय करो, अब की बार चपड़ासी पार, ताकि कोमल जी ये जो भी जी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें। बहुत बावड़ा हो गया छोरा, मन तो कई बार लगेगा के लिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेने की आवश्यकता है। ध्यान देना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसिमिलेशन क्या होता है? जो पहले से मौजूद है उसकी सहायता से मैं समस्या का समाधान करूंगा, एसिमिलेशन है। देसिंग सर से मैंने जीन पियाजे पढ़ा, जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आया, जो मैं जानता था मैंने उसको एज इट इज प्रयोग कर दिया, एसिमिलेशन। स्कीमा क्या है? सूचनाओं की संगठित संरचना। जितनी इंफॉर्मेशन मैंने ले रखी है उनकी सहायता से मैं समस्या का समाधान करता हूं, ये स्कीमा कहलाती है, जो परिवर्तनशील होती है। समायोजन क्या होता है? एकोमोडेशन। जो पहले से मौजूद स्कीमा है उसमें जब मैं बदलाव करूंगा, परिवर्तन करूंगा, तो ये क्या कहलाएगा? समायोजन। संगठन क्या है? संगठन सबसे ऊपर होता है। ऑर्गेनाइजेशन समझना है, नया कॉन्सेप्ट अभी 2025 आपके अगस्त में प्रश्न आया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगठन सबसे ऊपरी प्रक्रिया है। जितनी भी अपनी मानसिक क्रियाएं हैं, उन मानसिक प्रक्रियाओं का समूह जो कहलाता है वो संगठन कहलाता है। तो जहां भी समूह वर्ड आ गया ना, समूहबद्ध, ये सब ऑर्गेनाइजेशन वर्ड है, जिसमें अनुकूलन भी है, जिसमें स्कीमा भी है, जिसमें स्कीम्स भी है, जिसमें एसिमिलेशन भी है, एकोमोडेशन भी है। संगठन उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं का एक व्यापक समूहबद्ध प्रक्रिया है, इसको इसने ऑर्गेनाइजेशन वर्ड बोला, याद रखना। तो यहां पे आंसर क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन। डन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखना, ये प्रश्न भी जस्ट आया है। कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावाद सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तार्किकता और समस्या समाधान करने जैसी मानसिक प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपकरणों द्वारा संचालित होती हैं। अब इसको समझना, है प्रश्न बहुत अच्छा, देखो कितना गजब का लेवल का प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक उपकरण, ये नया वर्ड आ गया। मनोवैज्ञानिक उपकरण का मतलब क्या है? मैंने वाइगोत्स्की के बारे में किताब में एक वर्ड डाल रखा है, सांस्कृतिक उपकरण। यहां जो मनोवैज्ञानिक उपकरण यूज किया वो सांस्कृतिक उपकरण है। वाइगोत्स्की कहता है परिवार, विद्यालय, समाज, संस्कृति, भाषा, समूह है, लाइब्रेरी, ठीक है, संस्कृति, परंपराएं, इसको इसने मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक उपकरण कहा है, मतलब ये सही है। ये सांस्कृतिक उपकरणों को इंपॉर्टेंट मानता है, यहां वर्ड दे दिया मनोवैज्ञानिक उपकरण। बालक की स्वयं से बातचीत उनके सोचने और क्रियाओं का मार्गदर्शन करती है, इनर स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको भी कहता हूं, जब आपको टेंशन, स्ट्रेस फील होता है ना, जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, आपको लगता है सर लो फील हो रहा है, तो इनर स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप से बातचीत कीजिए, अकेले चले जाइए, किताबों को बंद कर दीजिए और बाहर निकल जाइए और अपने आप से बातचीत कीजिए कि मैं गलती कहां कर रहा हूं। ये इनर स्पीच है। तो इनर स्पीच आपको गाइड करता है। बालक निजी संभाषण का उपयोग स्वयं अपने व्यवहार को कंट्रोल यानी रेगुलेट करने में, इनर स्पीच ये निजी संभाषण ये भी रेगुलेट करने में उपयोग करता है, सही है। हमारी विशेष मानसिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं दूसरों के साथ अंतः क्रिया से फ्रीडम होती हैं। बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न था, सबसे अच्छा प्रश्न लगा मुझे आज की क्लास का। देखो, वाइगोस की जब भी अपन पढ़ते हैं तो वो तो ये कहता है कि बालक का जो ज्ञान का निर्माण होता है वो समाज और संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। और ये आंसर क्या दे रहा है कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं दूसरों के साथ अंतः क्रिया से फ्रीडम होती हैं, फ्रीडम नहीं होती हैं। वाइगोत्स्की कहता है कि हमारा ज्ञान समाज और संस्कृति से जुड़ के बनता है। तो जुड़ के बनेगा तो फ्रीडम कैसे आएगा? स्वतंत्र वर्ड ही गलत हो गया। अब कितना अच्छा प्रश्न बनाया है इसने, ये जस्ट अभी आया था आपके आरपीएससी में, कोच वाले एग्जाम में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को समझना होता है कि यार ये निजी संभाषण सही है, स्वयं से बातचीत करना सही है, मनोवैज्ञानिक उपकरण नया वर्ड चेंज कर दिया, जबकि सांस्कृतिक उपकरणों का यूज करता है, और यहाँ पे फ्रीडम नहीं होता है, ये रिलीवेंट होता है, याद रखना। ये क्या होता है? रिलीवेंट होता है। हाँ, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। ये समझ में आ गया प्रश्न? बहुत अच्छा प्रश्न था, सबसे अच्छा प्रश्न था। ये 22% मैंने करवाए हैं, और हाँ डी गलत है। और कोई चीज हो तो बताएं आप। मेरा विचार था कि मैं सब टॉपिक वाइज एक एक सेशन ले आऊंगा, देखता हूं होता है कि नहीं होता है, व्यस्तता इतनी रहती है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये पीडीएफ जो है, आप चाहें तो मैं टेलीग्राम चैनल जो अपना धीर सिंह धावाई ऑफिशियल है, जिसपे 1,98,000 बच्चे जुड़े हुए हैं, उसमें मैं शेयर कर सकता हूं, आप चाहें तो, आपको यदि फायदा हो तो इनसे, ठीक है। पीपीटी, हाँ, सारे टॉपिक पे थोड़े क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। बाइलिंगुअल तो पॉसिबल नहीं होता, मैं वर्ड इंग्लिश वर्ड बोल देता हूँ ना वैसे, ठीक है ना।
संजीवनी टेस्ट सीरीज यही है बेटा। संजीवनी टेस्ट सीरीज ये है कि उसमें अपने राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनको कंप्लीटली कवर कर रहे हैं, एक एक लाइन को कवर कर रहे हैं, मतलब उसका पूरा सार है संजीवनी टेस्ट सीरीज में। राजस्थान बोर्ड की 6 से 10वीं तक की किताबों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि वो टेस्ट सीरीज कर ली। ऐसे ही जनरल साइंस की हम कर रहे हैं, उसमें भी 6 से 10 तक की सामान्य विज्ञान की सब किताबों पे कर रहे हैं। ऐसे ही अब साइकोलॉजी, कंप्यूटर और शैक्षिक परिदृश्य, इन तीनों पार्ट की एक विशेष टेस्ट सीरीज चलाएंगे कि मतलब उसका इतना करवा दें कि उसमें से कोई पर्सन छूटे ही नहीं। ऐसे टीचिंग मेथड को लेकर लेके आ रहे हैं कि टीचिंग मेथड के हर टॉपिक वाइज इतना सब प्रश्न हल करवा दें कि आपको अलग से, मतलब ये पार्ट विशेष टेस्ट सीरीज है जिसमें कोशिश ये रहेगी कि आप उतना करने के बाद आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। एक एक माइनर चीजें भी हम बताते हैं उस टेस्ट सीरीज में। तो ये 4-5 टेस्ट सीरीज हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए और आगामी जो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की भर्ती हैं उनके लिए भी ऐसी टेस्ट सीरीज हम पार्ट विशेष के स्टार्ट करेंगे जिसका उद्देश्य रहेगा कि एक एक पार्ट पे इतना गजब की कमांड स्थापित कर दें कि बच्चे के प्रॉब्लम नहीं आए। और कल्याण मित्र प्रोग्राम में भी यही उद्देश्य है हमारा। तो आप देख लेना, आपको अच्छे लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। एक 4th ग्रेड वाले बच्चे जो है ना, 4th वाले जो मॉडल पेपर है ना, वो जरूर निकालना अपने वाले, वो बहुत बढ़िया मॉडल पेपर है। एक बार उनको निकाल लेना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा उससे।